आज के टॉपिक में हिंदी गद्य साहित्य में निबंध पर चर्चा करेंगे। इससे पहले उपन्यास और कहानी पर चर्चा हो चुकी है। आज हिंदी गद्य साहित्य में निबंध का विकास, जिसमें आज 120 प्रश्नों का अध्ययन भी करेंगे और साथ में निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी निबंध का अर्थ। निबंध का अर्थ है, निबंध दो शब्दों से मिलकर का बना है। पहला है नि और दूसरा है बंध। निबंध का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध की भाषा विषय के अनुकूल होती है, मतलब जैसा विषय होगा वैसी ही उसकी भाषा होनी चाहिए। भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भावों, विचारों और अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, भावों और विचारों मतलब जो लेखक होता है, जो निबंध लिखता है, उसके मन के भाव और विचार एवं अनुभव के द्वारा प्रभावशाली ढंग से उसको व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कितने अच्छे ढंग से आप अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, वो निबंध की अच्छी निबंध की श्रेणी में आता है। आगे है निबंध की परिभाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध की परिभाषा दी है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और ये परिभाषा बहुत सी जगह आती है कि ये कथन किसका है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के बारे में ये परिभाषा दी है। पंडित श्याम सुंदर दास ने कहा है कि निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया गया हो। मतलब निबंध वह ऐसा लेख होता है कि जिसमें गहन अध्ययन, यानी कि गहन विषय, कोई गूढ़ विषय हो जिसमें उसका विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण माना होता है चतुरता, यानी कि बहुत ही समझदारी से, ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया गए विचारों को हम निबंध कहते हैं। ऐसा श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। आगे देखते हैं हिंदी निबंध का विकास। हिंदी निबंध का विकास 4 चरणों में किया जा सकता है। सबसे पहला चरण था भारतेंदु युग, जो कि 1850 से 1900 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। इसके बाद दूसरा जो चरण था हिंदी निबंध का, वो था द्विवेदी युग, जो कि 1900 से 1920 ईस्वी तक चला। तीसरा है शुक्ल युग, जो कि 1920 से 1950 ईस्वी तक चला। और अंतिम जो निबंध का विकास है, जो निबंध युग है, वो शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना गया, जिसमें निबंध का विकास हुआ 1950 के बाद का जो समय था हिंदी निबंध में, वो शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना गया। आगे है सबसे पहले अब भारतेंदु युग के जो समय है निबंध का, हिंदी निबंध का, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि भारतेंदु युग के प्रतिनिधि निबंधकारों में भारतेंदु के अतिरिक्त, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास और राधा कृष्ण दास, ये प्रमुख निबंधकार हैं जो कि भारतेंदु युग के हैं। ज्यादातर परीक्षा में आता है कि भारतेंदु युग के नाम पर कौन सा युग पड़ा, तो भारतेंदु युग पड़ा, या भारतेंदु युग के कौन से निबंधकार हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी, ये प्रमुख हैं, बाकी और भी हैं निबंधकार। तो आगे देखते हैं, अगला है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं श्याम सुंदर दास। एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि ये जो द्विवेदी युग पड़ा है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा है। तो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं श्याम सुंदर दास हैं, पद्म सिंह शर्मा हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और सरदार पूर्ण सिंह हैं। ये द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं। आगे देखते हैं शुक्ल युग, जो कि 1920 से 1950 ईस्वी तक का समय था इसका। शुक्ल युग के निबंधकारों में सबसे पहले नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इन्हीं के नाम से ये शुक्ल युग पड़ा। बाबू गुलाब राय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, शांति प्रिय द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल प्रमुख निबंधकार हैं शुक्ल युग के। आगे है शुक्लोत्तर युग, जो 1950 के उपरांत का जो समय था वो शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना गया है। शुक्लोत्तर युग के निबंधकार में नंद दुलारी वाजपेयी,
डॉक्टर नगेंद्र, इलाचंद्र जोशी, रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, ये प्रमुख नाम हैं जो शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। अब आगे देखते हैं निबंधों के प्रकार। निबंधों के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, निबंधों के जो प्रकार हैं, सबसे पहला आता है वर्णनात्मक निबंध। विभिन्न प्रकार के दृश्यों, घटनाओं तथा स्थलों का आकर्षक वर्णन, मतलब आकर्षित करने वाला हो करना ही इन निबंधों की विषय वस्तु होती है। यानी कि जो विषय वस्तु होती है वर्णनात्मक निबंधों की, उनको जो घटनाएं, दृश्य हों या कोई स्थान हो, उनके आकर्षण का केंद्र रहें। इन निबंधों में प्रत्येक निबंधकार अपने निबंध में एक सजीव चित्र, मतलब ऐसा लगता है जब इनके निबंध पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उनको देख रहे हो, सजीव चित्र उपस्थित करता है। तीर्थ यात्रा, नगर, दृश्य वर्णन, पर्व त्योहार, मेले तमाशे, दर्शनीय स्थल आदि का मनोरम एवं संश्लिष्ट वर्णन करना ही निबंधकार का प्रमुख उद्देश्य होता है वर्णनात्मक निबंधों का। आगे है कि अगला दूसरा है विवरणात्मक निबंध। 4 प्रकार के निबंध होते हैं। विवरणात्मक निबंध है दूसरा। विवरणात्मक निबंधों में कल्पना एवं अनुभव, मतलब जो निबंधकार होता है वो अपना सोच समझ कर लिखता है, यानी कि अपने कल्पना के आधार पर लिखता है। जबकि जो वर्णनात्मक निबंध होते हैं वो दृश्य देखे हुए जो स्थान होते हैं उनके बारे में या कुछ जानी पहचानी चीजों के बारे में उनका वर्णन किया जाता है। जबकि विवरणात्मक जो निबंध होते हैं वो कल्पना और अनुभव के आधार पर होते हैं, इन्हीं की इनमें प्रधानता होती है। साथ ही इस वर्ग के निबंधों में वर्णन के साथ साथ विवरण की प्रवृत्ति भी विद्यमान रहती है। कथात्मक अथवा आख्यानात्मक निबंध भी कहा जाता है, यानी कि इन्हें कथानक निबंध भी कहते हैं। विवरणात्मक निबंध का दूसरा नाम है कथानक निबंध और आख्यानात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों की विषय वस्तु में मुख्यतः जीवनी आती है, कथाएं आती हैं, घटनाएं आती हैं, पुरातत्व आता है, इतिहास, अन्वेषण, आखेट यानी कि शिकार और युद्ध। ये निबंध ज्यादातर व्यास शैली में लिखे जाते हैं। तीसरा नंबर आता है भावात्मक निबंध का। भावात्मक निबंधों में बुद्धि की अपेक्षा राग वृत्ति की प्रधानता रहती है। इनका सीधा संबंध हृदय से होता है। अनुभूति, मनोवेग अथवा भावों की अतिशय व्यंजना यानी कि अधिकता होती है, इन निबंधों की विशेषता है। इन निबंधों के निबंधकार सहृदयता, ममता, प्रेम, करुणा, दया आदि भावनाओं से युक्त व्यवहार को प्रकट करते हैं। यानी कि ये अपने निबंधों में इन जो कि हृदय से निबंध ये लिखते हैं और जिनमें ममता होती है, यानी कि प्रेम होता है, करुणा, दया होती है, शोक होता है, ये सभी भाव इनके निबंधों में होते हैं। यानी कि भावनाओं से संबंधित निबंध जो लिखे जाते हैं उन्हें भावात्मक निबंध कहते हैं। आगे है चौथा कि साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। किसी साहित्यकार, साहित्यिक विधा या साहित्यिक प्रवृत्ति पर लिखा गया निबंध साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध कहलाता है। इसमें ललित निबंध भी कहते हैं, यानी कि जो ऐसे हैं ललित निबंध भी आते हैं। जो ललित निबंध लिखे जाते हैं वो भी आते हैं। काव्यात्मक और रसात्मक होती हैं इनकी भाषा, और ऐसे निबंध शोध पत्र के रूप में अधिक लिखे जाते हैं। यानी कि आलोचनात्मक निबंध वे निबंध होते हैं जैसे किसी का निबंध है, उसमें आपको काट छांट करनी है या उसके गुण दोषों के बारे में चर्चा करनी है, उनका विश्लेषण करना है, तो ऐसे निबंधों को हम आलोचनात्मक निबंध या साहित्यिक निबंध कहते हैं। आगे है अच्छे निबंध की कुछ विशेषताएं हैं कि निबंध में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहला है कि कसावट, प्रभावशाली भाषा और विषयानुकूलता, यानी कि एक तो निबंध में कसावट होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा वैसा नहीं होना चाहिए कि समझ में ना आए कि कहीं की बात कहीं एक कसावपन होना चाहिए। और प्रभावशाली भाषा, भाषा ऐसी हो जो अपना प्रभाव छोड़े, मतलब लेखक जो पाठक होता है यानी कि पढ़ने वाला उसको वो समझ में आना चाहिए। विषयानुकूलता, और विषय के अनुकूल हो, जिस विषय पे आप निबंध लिख रहे हैं उसी विषय से संबंधित उसमें चर्चा की गई हो, अन्य दूसरी बातों का उसमें समावेश न किया गया हो, ये अच्छे निबंध की विशेषता है। दूसरी विशेषता है विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग। विराम चिन्हों के समुचित प्रयोग का ही बहुत बड़ा महत्व है। यदि किसी भी वाक्य में हम विराम चिन्हों का गलत प्रयोग कर देंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और तीसरा होता है कि विचारों में एक श्रृंखला हो जो क्रमबद्ध हो, यानी कि जो भी हो वो एक कहानी जैसा रूप उसका हो कि एक के बाद एक कड़ियां उसमें जुड़ती चली जाए, एक श्रृंखलाबद्ध हो विचार हो, तो वो अच्छे निबंध की विशेषता होती है।
और चौथी विशेषता है कि निबंध स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कोई रहस्यवादी ढंग ना हो, कोई सस्पेंस ना हो, मतलब कोई भी बात हो वो स्पष्ट हो जाए, मतलब छुपाव ना हो कोई चीज का, कि पता चले निबंध लिख रहा है और अंत में कुछ निकला ही नहीं, सार नहीं निकला कुछ। तो निबंध की जो है वो स्पष्टता होनी चाहिए। पांचवा है कि प्रमुख बातों पर अधिक महत्व एवं गौण बातों पर कम महत्व देना है। जो निबंध की मुख्य बातें हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और गौण बातों को कम महत्व देना चाहिए। ये अच्छी निबंध की कुछ विशेषताएं हैं। आगे है कि निबंध के अंग। अब निबंध के कुछ अंग होते हैं। सबसे पहला होता है शीर्षक। शीर्षक हमेशा निबंध का आकर्षक होना चाहिए, मतलब लोगों को अच्छा लगना चाहिए। शीर्षक का मतलब होता है नाम, यानी कि निबंध का नाम क्या है। जैसे पद्मलाल पुरनाल जी ने लिखा, उनको कोई शीर्षक समझ में ही नहीं आ रहा था तो उन्होंने लिख दिया क्या लिखूं, क्या लिखूं। अब आगे दूसरा है कि प्रस्तावना, यानी कि जिसको हम भूमिका भी कहते हैं, यह अत्यंत रोचक आकर्षक होनी चाहिए। विस्तार के अंतर्गत जो कि बीच में जो लिखा जाता है कि यही विचारों का विकास होता है, यह निबंध का सर्व प्रमुख अंश होता है। विचार जो कि उसमें बीच में लिखा जाता है, जिसको हम विस्तार के नाम से जानते हैं। और कुछ पॉइंट हैं, जैसे सबसे पहले शीर्षक हो गया, नाम हो गया ऊपर, उसके बाद प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना मतलब थोड़े बहुत अंश लिखे जाते हैं उसके, संपूर्ण उसमें कि क्या क्या है इस निबंध के अंतर्गत, वो प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। विस्तार में सब चीज विस्तार से लिखी जाती है। उपसंहार जो होता है उसका अंत होता है कि कैसे उसका अंत करना है, यानी कि निबंध का समापन, समापन करना ही उपसंहार कहलाता है। और समापन में सबका समावेश किया जाता है, यानी कि उसमें लेखक ने क्या रहा, क्या दृष्टिकोण रहा उसका, है उपदेशात्मक क्या रहा, उपदेश रूप में क्या देना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या आगे की सलाह है या क्या सीख दी जा रही है उससे, है दूसरे के विचारों को उद्धृत कर या कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध का समापन किया जाना चाहिए, उपसंहार के अंतर्गत आता है। आगे है कि निबंध के गुण। देखिए निबंध के दो गुण होते हैं, एक तो होता है कला पक्ष, दूसरा होता है भाव पक्ष। तो सबसे पहले कला पक्ष को समझते हैं। कला पक्ष विषयानुसार शब्दावली का प्रयोग किया गया हो। दूसरा है कि सरल वाक्य रचना हो। तीसरा है भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया जाए, विचारों की क्रमबद्धता बनी रहे और रचना की सरलता तथा सजीवता रहे, और विषयांतर त्याग हो। और विषयांतर त्याग मतलब विषय से हटकर, यानी कि विषय से हटकर कुछ ना हो, उसका त्याग कर देना चाहिए, यानी कि विषय के बारे में ही लिखा होना चाहिए। पुनरावृत्ति का बहिष्कार, और बार बार कोई चीज की पुनरावृत्ति ना हो, ये कला पक्ष मतलब होता है बाहरी पक्ष। और दूसरा होता है भाव पक्ष। भाव पक्ष मतलब अंदर के, हृदय के अंदर वाले पक्ष को हम, जो हृदय की बातें होती हैं वो भाव पक्ष कहलाती हैं। पहला है विचारों की न्यूनता, यानी कि विचारों में न्यूनता होनी चाहिए, विचारों में बहुत ज्यादा विस्तार नहीं होना चाहिए। व्यक्तित्व की छाप, यानी कि जो निबंध लिखा जा रहा है, जिस विषय पर लिखा जा रहा है और जो लिख रहा है उसके व्यक्तित्व की छाप पड़नी चाहिए, उस पर लगना चाहिए कि हाँ निबंध किसी ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी भाषा है, बहुत अच्छे विचार हैं। मौलिकता होनी चाहिए, प्रभावोत्पादकता होना चाहिए, यानी कि प्रभाव छोड़ता हुआ निबंध होना चाहिए। कल्पना प्रवणता होनी चाहिए और कल्पना की प्रवीणता होनी चाहिए, यानी कि कल्पना में बहुत ज्यादा निपुणता होनी चाहिए। और अगला है कि अब हम 120 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और ये सभी प्रश्न निबंध से ही संबंधित हैं और विविध विविध परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं और इन निबंधों का प्रयोग आप अपनी परीक्षाओं में कर पाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अब हल करते हैं प्रश्नों को बारी बारी से। पहला प्रश्न है कि हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है, कब से माना जाता है? भारतेंद्र युग से, यानी कि भारतेंद्र युग के पूर्व से, भारतेंद्र युग से, आदिकाल से, द्विवेद युग से। तो कब से माना जाता है इसका उदय, यानी कि हिंदी निबंध का उदय कब से माना जाता है? तो देखिए हिंदी जो निबंध का उदय माना जाता है वो भारतेंद्र युग से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सी आंसर इसका लॉक होगा। अगला प्रश्न है कि भावात्मक निबंधों में किस शैली का प्रयोग
किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है व्यास शैली, समास शैली, संक्षेप शैली या तरंग व धारा शैली। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी, यानी कि तरंग व धारा शैली भावात्मक निबंधों की विशेषता होती है। यानी कि जो भावात्मक निबंध होते हैं वो तरंग शैली में या धारा प्रवाह शैली में लिखे जाते हैं। अगला है कि समास शैली का प्रयोग किस प्रकार के निबंधों में होता है। तो समास शैली का प्रयोग होता है विचारात्मक निबंधों में। यानी कि जो समास शैली होती है, कई प्रकार की शैलियां होती हैं। समास शैली होती है, व्यास शैली होती है और कई और शैलियां भी होती हैं। तो इन शैलियों में जो समास शैली है वो विचारात्मक निबंध लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है विद्यानिवास मिश्र किस शैली के निबंधकार हैं। तो विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो ललित शैली के निबंधकार हैं। यानी कि विद्यानिवास जो निबंधकार हैं उनमें ललित शैली में ज्यादातर निबंध उन्होंने लिखे हैं। आगे है कि किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है। तो क्या वर्णनात्मक प्रकार के, हास्य व्यंग्यात्मक, भावात्मक या फिर विचारात्मक। तो ये जो गद्य काव्य कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं भावात्मक निबंध। यानी कि जो भावात्मक निबंध होते हैं वो गद्य काव्य की श्रेणी में आते हैं। अगला है कथात्मक निबंध किस युग में अधिक लिखे गए। कथात्मक निबंध जो लिखे गए हैं वे सबसे ज्यादा भारतेंदु युग में लिखे गए हैं। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निबंध का अर्थ क्या होता है। स्वच्छंद विचारों की गद्य रचना, निजीपन की छाप लिए किसी विषय पर सीमित आकार की गद्य रचना। बिल्कुल बी सही इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो निबंध का अर्थ है वो निजीपन की छाप, यानी कि उसमें निजीपन होता है। अपने जो लेखक होता है, जो निबंधकार होता है, उसमें उसकी निजी विचारों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में निबंध का कौन सा तत्व नहीं है। देखिए सीमित आकार ये निबंध का तत्व होता है, क्योंकि निबंध का आकार जो होना चाहिए वो सीमित होना। निजीपन की छाप ये भी निबंध का तत्व होता है। प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति ये भी है, क्योंकि जो अभिव्यक्ति की जा रही है, जो विचार रखे जा रहे हैं वो प्रभाव छोड़ें। लोक कल्याण का प्रयोजन ये इसका राइट आंसर है, ये नहीं होना चाहिए। डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये जो है ये निबंध का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से निबंध का कौन सा भेद स्वतंत्र विधा के रूप में मान्य हो गया है। कथात्मक निबंध, समीक्षात्मक निबंध, हास्य व्यंग्यात्मक निबंध। सी इसका राइट आंसर है। हास्य व्यंग्यात्मक निबंध जो है स्वतंत्र विधा के रूप में मान्य हो गए हैं। आगे है कि इनमें से कौन भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार इनमें से कौन है। अभी जैसे पहले चर्चा की थी हम लोगों ने कि भारतेंदु युग के निबंधकार, द्विवेदी युग के निबंधकार, शुक्ल युग के निबंधकार, शुक्लोत्तर युग के निबंधकार कौन कौन से हैं। तो इसमें पूछा गया कि भारतेंदु युग के निबंधकार कौन कौन से हैं। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट ये भी भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त तो सभी ये भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विशेषता भारतेंदु युग के निबंधों की नहीं है। कौन सी विशेषता है जो भारतेंदु युग के निबंधकारों की नहीं है। देखिए मुहावरेदार अनगढ़ भाषा ये भारतेंदु की विशेषता है। अत्यंत सामान्य विषयों पर भी लेखन ये भी है, इसकी विशेषता भारतेंदु युग की ये विशेषता है। और लेखक के व्यक्तित्व की छाप ये भी है, यानी कि ये तीनों हैं। जबकि गंभीर निबंध शैली ये भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग में निबंध के प्रचार प्रसार का मुख्य माध्यम क्या था। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी राइट आंसर है उपर्युक्त दोनों, यानी कि उस समय समाचार पत्र भी और पत्रिकाएं दोनों प्रचार प्रसार का माध्यम थी भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के निबंधों की मुख्य कमी है, यानी कि जहां पर देखिए कहीं अच्छाइयां होती हैं तो बुराइयां भी होती हैं, तो कुछ कमियां भी थी भारतेंदु युग के निबंधों में। तो वो कमियां कौन सी थी। प्राचीन विषयों का अभाव, नहीं ये कमी नहीं थी। निबंधों का अति सरल होना, ये भी कमी नहीं थी।
हाँ, भाषा में व्याकरण दोष ये कमी थी, यानी कि भाषा में व्याकरण दोष ज्यादा थे, ये कमी थी भारतीय युग के निबंधकारों में। और भाषा में हास्य व्यंग का अभाव ये तो था, उसमें ये कमी नहीं थी, लेकिन हाँ ये हास्य व्यंग का अभाव था। तो भाषा व्याकरण के दोष ज्यादा थे, बस ये उसमें कमी थी। आगे है, द्विवेदी युग किस लेखक के नाम से संबंधित है? तो द्विवेदी युग है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा। आगे है कि निम्नलिखित में द्विवेदी युगीन निबंधों की कौन सी विशेषता है? इनमें जो विशेषताएं दी गई हैं, इनमें द्विवेदी युग की कौन सी विशेषता नहीं है? बाकी तो 3 विशेषताएं हैं द्विवेदी युग की, केवल एक विशेषता द्विवेदी युग की नहीं है, वो कौन सी नहीं है? तो देखिए, भाषा का व्याकरण सम्मत होना ये द्विवेदी युग की विशेषता थी। निबंधों की पर्याप्त विविधता ये भी थी। विदेशी भाषा के निबंधों के हिंदी अनुवाद, इसमें भी अनुदित जो अनुवाद करके जो निबंध लिखे गए वो भी थी। केवल बौद्धिकता के अभाव से मुक्त सहजता व सरलता, ये इसकी विशेषता नहीं थी। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युग के निबंधकार हैं? इनमें द्विवेदी युग के निबंधकार कौन से हैं? सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो इसमें बताना है कि कौन से द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो देखिए, सरदार पूर्ण सिंह भी द्विवेदी युग के हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी द्विवेदी युग के हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनके ए और बी दोनों उत्तर सही हैं। आगे है कि शुक्ल युग के निबंधों की वह कौन सी विशेषता है जो पूर्व युग में नहीं थी? यानी कि शुक्ल युग के निबंधों की विशेषता बतानी है जो पहले के युगों में, पहले के युग शुक्ल युग से पहले कौन कौन से थे? एक तो भारतीय युग था और दूसरा द्विवेदी युग था। तो ये बताना है कि इसमें जो विशेषता है वो शुक्ल युग से पहले नहीं थी, तो वो कौन सी विशेषता है? तो वो विशेषता थी सूक्ष्म मनोविश्लेषणवाद, यानी कि सूक्ष्म मनोविश्लेषण की जो विशेषता है वो पूर्व के निबंधों में नहीं थी। अगला है 19वां प्रश्न है कि शुक्ल युग के निबंधकार कौन से हैं? अभी भारतीय युग के निबंधकार, फिर द्विवेदी युग के निबंधकार, अब शुक्ल युग के निबंधकार कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए, श्याम सुंदर दास, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और सरदार पूर्ण सिंह, ये शुक्ल युग के निबंधकार हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये शुक्ल युग के निबंधकार हैं। आगे का प्रश्न है कि निबंध लेखन में रामचंद्र शुक्ल की विशिष्ट देन है। निबंध लेखन में रामचंद्र शुक्ल की विशिष्ट देन है। किस प्रकार के निबंध लेखनों में? मनोविकार संबंधी निबंध, समीक्षात्मक निबंध, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो किस प्रकार के निबंधों में रामचंद्र शुक्ल की विशिष्ट देन है? तो ये है ये दोनों, यानी कि ये दोनों प्रकार के निबंध रामचंद्र शुक्ल की देन है। आगे है, निम्नलिखित में कौन ललित निबंधकार हैं? देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र, ये सभी ललित निबंधकार हैं, इसलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा किस श्रेणी के निबंधकार हैं? तो रामविलास शर्मा प्रगतिवादी विचारधारा के निबंधकार हैं। आगे है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में मार्क्सवाद से प्रभावित निबंधकार कौन हैं? मार्क्सवाद से संबंधित निबंधकार कौन से हैं? देखिए, इसमें शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह और रामविलास शर्मा, ये सभी मार्क्सवाद से प्रभावित निबंधकार थे, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मार्क्सवाद से यदि है तो ये कार्ल मार्क्स की साम्यवादी व्यवस्था, जो साम्यवादी विचारधारा थी, उसको ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है, यानी कि मार्क्सवाद से जाना जाता है उसका नाम। तो ये जो मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स, ये एक समाज सुधारक थे, यानी कि समाजवादी व्यक्ति थे, और ये पाश्चात्य लेखक थे, यानी कि विदेशी लेखक थे। इन्होंने हिंदी में भी निबंध लिखे हैं, और इनके जो कार्ल मार्क्स थे, हिंदी में निबंध तो इन्होंने नहीं लिखे हैं, लेकिन इन्होंने जो निबंध लिखे हैं वे
अन्य दूसरी भाषा में निबंध लिखे हैं, लेकिन उन भाषाओं का हिंदी में अनुवाद किया है बहुत से लेखकों निबंधकारों ने। तो कार्ल मार्क्सिक जो मार्क्सवादी व्यवस्था थी उससे ये तीनों जो निबंधकार थे ये प्रभावित थे। अगला प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई किस विषय के प्रमुख निबंधकार हैं? ललित निबंध, हास्य व्यंग निबंध, वर्णनात्मक निबंध, समीक्षा निबंध। देखिए हरिशंकर परसाई का जब भी नाम आएगा तो हास्य व्यंग निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने बहुत सारे निबंध जो लिखे हैं वो हास्य व्यंगात्मक शैली में ही लिखे हैं। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? हमें कथन सत्य बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। भारतेंदु योगी निबंध गंभीर प्रधान है? नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली सहज सरल है? नहीं। डॉक्टर नगेंद्र ललित निबंधकार हैं? नहीं। रविंद्रनाथ त्यागी हास्य व्यंग निबंधकार हैं? सही है, ये कथन सत्य है कि रविंद्रनाथ त्यागी हास्य व्यंग निबंधकार हैं, बाकी ये ऊपर के तीनों कथन गलत हैं। आगे है कि द्विवेदी युग में भावपूर्ण निबंधों के प्रमुख निबंधकार कौन है? जिन्होंने भावपूर्ण निबंध ज्यादातर लिखे हैं वे द्विवेदी युग के कौन से निबंधकार थे? तो वे निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हुए हैं जो कि भावात्मक निबंध यानी कि भावपूर्ण निबंध की श्रेणी में आते हैं। अगला है कि मनोविकार संबंधी निबंध रचना में कौन सा निबंधकार अद्वितीय है, यानी कि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं मनोविकार संबंधी निबंधों को लिखने में? तो वे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकार संबंधी निबंध बहुत ज्यादा लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि मजदूरी और प्रेम किस कोटि का निबंध है? मजदूरी और प्रेम जो है वो भावपूर्ण निबंध है, यानी कि इस कोटि का निबंध है, यानी भावपूर्ण कोटि का, भावपूर्ण है ये निबंध, भावनाओं से भरा हुआ निबंध है ये। अगला है कि व्यास शैली किस प्रकार के निबंधों के लिए उपयुक्त शैली मानी गई है? तो व्यास शैली विवरणात्मक निबंधों के लिए उपयुक्त शैली मानी गई है। आगे है कि इनमें से कौन सा निबंधकार भारतीय युग का है? कौन सा निबंधकार भारतीय युग का है इनमें से? तो इनमें से प्रताप नारायण मिश्र ये भारतीय युग के निबंधकार हैं, जबकि द्विवेदी युग जो निबंधकार हैं वो हैं शुक्लोत्तर युग के। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के ये निबंधकार हैं। और जो धर्मवीर भारती हैं वो हैं आधुनिक युग के, ये आधुनिक युग के निबंधकार हैं। और जो जयशंकर प्रसाद हैं ये छायावाद युग के निबंधकार हैं, ये छायावाद युग के निबंधकार हैं। आगे है अगला प्रश्न कि भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा इनमें से क्या है? भारतेंदु युग के जो निबंध थे उनकी समय सीमा क्या थी? तो वो समय सीमा थी 1850 से 1900 ईस्वी तक इनकी समय सीमा मानी गई है। अगला है प्रश्न कि चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? चाबुक एक निबंध संग्रह था, उसके रचनाकार कौन है? तो चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और प्रेमचंद के जो निबंधों का संग्रह है वो है कुछ विचार, कुछ विचार इनके निबंधों का संग्रह है। और जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके निबंधों का जो संकलन है वो है काव्य कला, काव्य कला इनके निबंधों का संकलन है। और महादेवी वर्मा के जो निबंध हैं वो है श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां, ये महादेवी वर्मा के निबंध संकलन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन हैं? लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन हैं? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट या राधा कृष्ण गोस्वामी। तो इसके लेखक कौन है? लेवी प्राण लेवी। तो इसके जो लेखक हैं वे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन से निबंधकार हैं?
तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो थे पंडित बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप जो पेपर था, न्यूज पेपर था, पत्र था, उसके संपादन इन्होंने किया था पंडित बालकृष्ण भट्ट ने। और प्रताप नारायण मिश्र ने जो संपादन किया था वो किया था ब्राह्मण पत्रिका का। ब्राह्मण जो पत्रिका थी वो प्रताप नारायण मिश्र ने उसका संपादन किया था। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी जो था पत्रिका उसका संपादन किया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था कई पत्रों, जैसे कि कविवचन सुधा का संपादन इन्होंने किया था। बाल बोधनी का किया था, बाल बोधनी ये था। और हरिश्चंद्र मैगजीन, 3 पत्रिकाओं का इन्होंने किया था। एक हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से पत्रिका चलती थी, उसका भी संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। आगे है कि शिव शंभू का चिट्ठा किसकी निबंधों का संकलन है। ये शिव शंभू का चिट्ठा कौन सी निबंधकार का जो संकलन है। तो ये शिव शंभू का चिट्ठा जो है वो बाल मुकुंद गुप्त का है। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भौं, पेट, दांत, नाक, मूछ इस प्रकार के जो विषय थे उन पर निबंध कौन से लेखक ने लिखे हैं। तो ये लिखे थे प्रताप नारायण मिश्र ने। जैसे कि बात हो गई, नाक हो गई, भौं हो गई, मूछ हो गई, इन सभी विषयों पर इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र जी ने निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक ने लिखा है। तो ये लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। वो निबंधकार कौन थे। तो वो निबंधकार थे पंडित बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी जगत में सबसे ज्यादा निबंध यानी कि लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण के संपादक निबंधकार का नाम क्या है। तो ब्राह्मण पत्रिका का जो संपादन किया था वो किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। और जो बालकृष्ण भट्ट थे उन्होंने किया था हिंदी प्रदीप का, जो अभी इससे पहले प्रश्न आया था, हिंदी प्रदीप का संपादन इन्होंने किया था। और जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है इन्होंने आनंद कादम्बिनी का संपादन किया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं का किया था, जैसे कविवचन सुधा और बाल बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन। ये 3 पत्रिकाओं का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संपादन किया था। आगे है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन को बताना है कौन सा कथन गलत है। देखिए भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे, ये कथन बिल्कुल सत्य है। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, ये भी सही है कथन। भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी नाटकों एवं कविता में नहीं मिली, ये भी कथन सही है। केवल ये कथन गलत है कि भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परस्पर प्रांजल और शुद्ध हिंदी थी, ये गलत है। जबकि इनकी भाषा जो थी वो खड़ी बोली ज्यादातर थी। खड़ी बोली में निबंध भारतेंदु युग में ज्यादातर लिखे गए हैं, इसलिए ये कथन पूरी तरह गलत है। आगे है अगला प्रश्न कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था। तो इन्होंने संभाला था 1903 ईस्वी में। इससे पहले 2 लोग और सरस्वती के संपादक रहे हैं, जबकि 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका पद संभाला था संपादन का। अगला है कि बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है। बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है। तो ये रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। और लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद किया है इन्होंने। लॉर्ड बेकन के जो निबंध थे उनका अनुवाद द्विवेदी जी ने, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था बेकन विचार रत्नावली के नाम से। आगे है
कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है? कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का है? तो देखिए माधव प्रसाद मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास और अध्यापक पूर्ण सिंह, ये तीनों द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि कछुआ धर्म, कछुआ धर्म के लेखक कौन है? तो कछुआ धर्म के जो लेखक हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे का प्रश्न है कि कन्यादान पवित्रता, ये निबंध जो है किनने लिखे हैं? कौन से लेखक हैं इन दोनों निबंधों के? कन्यादान और पवित्रता के निबंधकार कौन हैं? तो ये हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह के ये दोनों निबंध हैं। अगला प्रश्न है कि गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? तो गोबर गणेश संहिता जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध संकलन है। आगे है अगला प्रश्न है कि भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है? तो ये निबंध लिखा है बाबू श्याम सुंदर दास ने, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है? रसज्ञ रंजन, तो रसज्ञ रंजन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है रसज्ञ रंजन। आगे है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन गलत है। द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी, ये कथन गलत है। द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता नहीं थी, यही इसका कथन असत्य है। बाकी के ये सभी कथन सत्य। प्रबंध मंजरी एवं पद्म पराग पंडित पद्म सिंह शर्मा के निबंध संकलन है, सही है। विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं, सही है। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है, ये भी सही है, जबकि ये कथन गलत है। तो यही इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि गलत कथन छांटना है इसमें। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो एक निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, जबकि 3 निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह के हैं। तो इसमें आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है, मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है, और कन्यादान भी अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। केवल लज्जा और गिलानी ये अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है लज्जा और गिलानी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक इनमें से कौन हैं? शिक्षा का उद्देश्य ये निबंध किसने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर संपूर्णानंद ने। अगला है प्रश्न कि इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। इन्होंने अपने निबंधों में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कि अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? तो अध्यापक पूर्ण सिंह भावात्मक निबंध इन्होंने ज्यादा लिखे, यानी कि भावनात्मक वर्ग के निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। इन्होंने अपने भावों एवं विचारों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है अपने निबंधों में। अगला है प्रश्न कि किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आदर्श माने जाते हैं हिंदी निबंधकार, क्योंकि निबंध के जनक भी कहे जाते हैं। ये निबंध बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने निबंध लिखे हैं, और ये जो निबंध हैं ये प्रेरणा स्रोत निबंध हैं इनके, और सभी निबंधों में इनके आदर्श माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध। अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संकलन है वो है चिंतामणि। अब चिंतामणि देखिए, जो रसज्ञ रंजन है, चिंतामणि 2 भाग में है, भाग 1 और भाग 2। रसज्ञ रंजन जो निबंध संकलन है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और रस आखेटक जो है ये कुबेर नाथ राय का निबंध संकलन है, कुबेर नाथ राय का। और चिंतामणि तो ये रामचंद्र शुक्ल का ही है। और विचार और वितर्क जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और चिंतामणि है ये रामचंद्र शुक्ल का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कविता क्या है?
निबंध के लेखक कौन है? ये कविता क्या है? एक निबंध है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है? इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये भी यानी कि कविता क्या है, काव्य में रहस्यवाद, ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। आगे है कि रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। देखिए, एक तो है रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संकलन है, और चिंतामणि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन है। आगे है अगला प्रश्न कि मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? तो मनोविकार संबंधी जो निबंध लिखे हैं वो लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? तो इसमें जो अध्यापक पूर्ण सिंह है वो शुक्ल युग के निबंधकार नहीं है। अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, बल्कि बाबूलाल, वियोगी हरि, शांति प्रियदास ये सभी शुक्ल युग के निबंधकार हैं। अगला है कि पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? तो पंचपात्र जो निबंधों का संकलन है वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंधों का संकलन है पंचपात्र। अगला है प्रश्न कि राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन हैं? तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो गेहूं और गुलाब नामक निबंध का लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी, इनके ये निबंध है। आगे है अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। तो इसमें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, कथन सही है बिल्कुल। आचार्य शुक्ल के 3 निबंध यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनके 3 निबंध संकलन है, चिंतामणि भाग 1, भाग 2 और रस मीमांसा। केवल इनके यही 3 निबंध संकलन है, रस मीमांसा और चिंतामणि भाग 1, भाग 2। कुबेरनाथ राय हिंदी के ललित निबंधकार हैं, ये भी सही है। केवल डी इसका असत कथन है कि त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है, ये नहीं है। त्रिशंकु जो निबंध संकलन है वो है अगेय जी का, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेय जी का त्रिशंकु निबंध संकलन है। अगला प्रश्न है कि मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? तो मेरी असफलताओं के लेखक जो हैं वे हैं बाबू गुलाब राय जी। अगला प्रश्न है कि अगेय के निबंध संकलन का नाम क्या है? तो अगेय के निबंध संकलनों का नाम है त्रिशंकु। त्रिशंकु अगेय के निबंध संकलन है। आगे है कि इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का नहीं है? 3 संकलन नंद दुलारी वाजपेयी के हैं, 1 संकलन नंद दुलारी वाजपेयी का नहीं है। वो कौन सा नहीं है? तो देखिए, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न और राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध ये सभी नंद दुलारी वाजपेयी के हैं। केवल विचार प्रवाह ये नंद दुलारी वाजपेयी का नहीं है, ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है। विचार वितर्क, विचार वितर्क, विचार प्रवाह ये दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। आगे है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? इनमें से निबंध संकलन बताना है कौन सा है। देखिए, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता ये सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही निबंध संकलन है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे का प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? कौन सी प्रकार की भाषा थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की? भाषा थी संस्कृत निष्ठ हिंदी। संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा थी। आगे का प्रश्न है कि इनमें से शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? तो ये संकलन है उच्च संचारणी, धरातल और साकल्य, ये तीनों ही शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध संकलन है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि अर्धनारीश्वर किस लेखक के निबंध संग्रह है? यानी कि जो अर्धनारीश्वर है वो निबंध संग्रह कौन से लेखक का है? तो अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आगे है
कि पृथ्वी पुत्र किस लेखक का निबंध संकलन है? तो पृथ्वी पुत्र जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध संकलन है। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन इनमें से कौन सा है? असत्य कथन छांटना है तो इसमें रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध सही है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी का है, ये भी सही है। गलत ये है विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का है, ये विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है। और त्रिशंकु अगेय का है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो विचार और वितर्क, ये नगेंद्र का निबंध संग्रह नहीं है, ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताइए। तो संस्कृति और साहित्य रामविलास शर्मा के निबंध का संकलन है। आगे है कि चिंद विलास किसके निबंधों का संकलन है? तो चिंद विलास संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंधों का संकलन है। आगे है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है, बिल्कुल सही है, सही है। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है, ये भी सही है। प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन है, ये भी सही है। मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है, ये गलत है, ये कथन असत्य है। मंथन जो है कोंकणी भाषा के साहित्यकार थे माधवी सरदेसाई, माधवी सरदेसाई, ये कोंकणी भाषा के साहित्यकार थे माधवी सरदेसाई, ये इनके निबंधों का संकलन है मंथन। अगला प्रश्न है कि आत्मनेपद के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसके रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, अगेय जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लिखी कागद कोरे किसका निबंध संकलन है? लिखी कागद कोरे, तो ये निबंध संकलन है सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, अगेय जी का। सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन इनका पूरा नाम है, अगेय इनका उपनाम है, ये उपनाम अगेय लिखते हैं। आगे है कि इनमें से कौन सा अगेय का निबंध संग्रह नहीं है? तो इसमें भवंती, सवरंग और कुछ राग, सवंतसर, ये सभी अगेय जी के निबंध संकलन है। केवल संचारणी अगेय जी का निबंध संकलन नहीं है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब संचारणी है किसका? यह है विद्यानिवास मिश्र जी का, विद्यानिवास मिश्र का ये संकलन है। आगे है कि स्मृति लेखा अगेय जी के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है? तो स्मृति रेखा संस्मरणात्मक निबंध है, संस्मरणात्मक निबंध है स्मृति लेखा, जो कि अगेय जी द्वारा लिखे गए निबंधों का संकलन है। आगे है कि कौन तू फुलवा बीनन हारी, कौन तू फुलवा बीनन हारी, ये किसका निबंध संग्रह है? तो यह है विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संग्रह है। आगे का है प्रश्न कि इनमें से कौन विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें अग्निरथ है इनका, लागो रंगहारी ये भी है, महाभारत का काव्यार्थ ये भी है। केवल इसमें निठल्ले की डायरी नहीं है, निठल्ले की डायरी जो है वो हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्यात्मक निबंध है, हरिशंकर परसाई जी का। अगला है प्रश्न कि भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन है? भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ये दो भागों में प्रकाशित हुआ था, तो ये किसका संकलन है? तो ये संकलन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। आगे है कि विराम चिन्ह निम्न संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संकलन स्वीकार किया है? तो विराम चंद जो है वो रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है। अगला प्रश्न है ठलुआ किलाव, ये किसका निबंध है? तो ठलुआ किलाव है, ठलुआ किलाव बाबू गुलाब राय का निबंध है, ठलुआ किलाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां किसकी व्यंग रचना है? तो जीप पर सवार इल्लियां
ये है शरत जोशी। शरत जोशी की व्यंग रचना है जीप पर सवार इल्लियां। अगला प्रश्न है कि इनमें से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है। तो इसमें जो रस आखेटक है ये विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। ये जो निबंध संकलन है ये कुबेरनाथ राय का है, कुबेरनाथ राय का है निबंध संकलन। बाकी मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, ये सभी इनकी हैं, यानी कि आचार्य विद्यानिवास मिश्र की हैं, केवल रस आखेटक इनकी रचना नहीं है। आगे है कि भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है। तो भूत के पांव हरिशंकर परसाई जी की व्यंगात्मक रचना, इनकी हास्य व्यंग निबंध है इनका। आगे है कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये पूरा इतना शीर्षक है कि लेखक कौन हैं। तो ये लेखक हैं विजय देव नारायण शाही। आगे प्रश्न है कि सदाचार का ताबीज एवं निठल्ले की डायरी के लेखक कौन हैं। तो सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी के जो लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई जी। दोनों ही व्यंगात्मक रचनाएं हैं, हास्य व्यंग रचनाएं हैं। आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है। तो आधुनिकता नई और पुरानी ये कुबेरनाथ राय का निबंध है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के अपराजेय योद्धा भैया साहब किसके द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक निबंध है। तो ये निबंध लिखा गया है विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा। अगला प्रश्न है कि भाई साहब विद्यानिवास मिश्र को संस्मरणात्मक निबंध किसके जीवन पर आधारित है। भाई साहब यानी कि जो भाई है, भाई नामक निबंध विद्यानिवास मिश्र को संस्मरणात्मक निबंध किसके जीवन पर आधारित है। तो ये है अगेय जी के जीवन पर, अगेय जी के जीवन पर आधारित है भाई नामक निबंध। आगे है कि पार्थिव धर्म मानव निबंध के लेखक कौन है। पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन हैं। तो ये हैं विद्यानिवास मिश्र जी। आगे है कि मलय के अंचल में नामक यात्रा वर्णन के लेखक कौन हैं। मलय के अंचल, तो मलय के अंचल इसके हैं विद्यानिवास मिश्र जी। मलय के अंचल के जो लेखक हैं वो विद्यानिवास मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है कि आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के कुल कितने निबंध संकलित हैं। आस्था के चरण इनका निबंध संकलन है, तो उसमें कुल कितने निबंधों का संकलन है। तो उनमें है 101 निबंधों का संकलन है जो कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखे गए निबंध हैं। आगे है प्रश्न कि कौन सा संकलन डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का नहीं है। तो इसमें संस्कृति के 4 अध्याय ये डॉक्टर नगेंद्र का संकलन नहीं है, जबकि आलोक की आस्था, विचार और विश्लेषण और विचार और विवेचन ये सभी डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संकलन है। केवल संस्कृति के 4 अध्याय ये इनकी रचना नहीं है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है ये। आगे है कि श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध संकलन किसका लिखा हुआ है। तो श्रृंखला कड़ियां हैं जो महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है। तो श्रृंखला की कड़ियां वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह के निबंधों में किया गया है। तो वो किया गया है श्रृंखला की कड़ियां, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया निबंधों का संकलन है। आगे है कि साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध संकलन है। तो साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संकलन है। आगे है कि प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कल्पवल्ली के लेखक का नाम बताइए। कल्पवल्ली के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सभी निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जितने अभी आ रहे हैं प्रश्नों में ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। आगे है कि वेणु कीचक और राघवा करणी रसा के लेखक कौन हैं। तो ये हैं कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय ने वेणु कीचक और राघवा करुणी रसा ये इन्होंने निबंध लिखे हैं।
आगे है कि नई कविता के प्रतिमान लेखक का नाम बताइए, तो ये हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न कि साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के लेखक कौन हैं, तो ये हैं नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है कि मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है, तो मुझे चांद चाहिए ये है उपन्यास विधा, ये उपन्यास विधा है और ये इसके जो लेखक हैं वो हैं सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा इसके रचनाकार हैं और ये उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किस लेखक का कथन है, तो ये कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला है प्रश्न के सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो थे श्याम सुंदर दास। इनमें से अंबिका दत्त व्यास नहीं है, नारायण चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ये नहीं है, इसमें है श्याम सुंदर दास। अब 19वीं जैसे जिसका इसका संपादन की बात करें तो जो 1900 ईस्वी में इसका संपादन प्रारंभ किया गया था और ये चिंतामणि घोष द्वारा प्रारंभ किया गया था। चिंतामणि घोष इसके सबसे पहले संपादक थे। और फिर 1901 इसके बाद फिर 1901 से लेकर के और 1902 तक इसमें रहे हैं ये श्याम सुंदर दास। 1901 से लेकर 1902 तक जो रहे हैं वो श्याम सुंदर दास जी रहे हैं इसके संपादक। और 1903 से लेकर के फिर रहे हैं ये हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये रहे हैं 1903 से। तो 1900 में संपादन शुरू हुआ सरस्वती का, चिंतामणि घोष थे उसके, और 1901 से 1902 तक श्याम सुंदर दास जी रहे और 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला। आगे है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है प्रश्न कि इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन करना है कि सही कोड कौन सा है। तो देखिए इसका जो सही कोड है वो है, जैसे रस आखेटक रचना है वो रचना कुबेरनाथ राय की है, और जो कौन तू फुलवा बीनन हारी ये रचना जो है वो है विद्यानिवास मिश्र की। कुटज है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, और चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो अब देखिए ए का चौथा, तो ए का तीसरा, तो ए का तीसरा ये रहा, बी का चौथा ये रहा, सी का दूसरा ये रहा, और डी का पहला ये रहा, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्न लेखकों को कालानुक्रम यानी कि काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके काल के क्रम के अनुसार में आरोही क्रम में यानी कि पहले कौन आया, बाद में फिर लास्ट में कौन आया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी हुई, उसके बाद सरदार पूर्ण सिंह आए, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्योंकि ये शुक्ल युग के हैं, और फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अंत में हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। तो सबसे पहले है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इनमें से कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसमें जम्बूक नहीं है, आम फिर बोरा गए नहीं है, कविता क्या है, ये है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, कविता क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध के लेखक कौन हैं, तो ये निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है कि भाग्य और पुरुषार्थ इनमें से किस लेखक का निबंध है, तो भाग और पुरुषार्थ जो लेखक हैं वो हैं जैनेन्द्र जी द्वारा भाग्य और पुरुषार्थ निबंध लिखा गया है। अगला प्रश्न है
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल इनमें से छांटना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल जो था वो 1884 से 1971 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, अब फिर एक सूची दी गई है और इस सूची में सुमेलित कोड द्वारा इसको मेल कीजिए। तो इनमें मेल करना है कि निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। तो इसमें जैसे संपूर्णानंद, दूसरी परंपरा की खोज, रामविलास शर्मा, संस्कृति के 4 अध्याय, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य महावीर द्विवेदी और उनकी नवजागरण, रामधारी सिंह दिनकर, चिद विलास। तो ये इनमें मिलान करना है। तो इसका जो मिलान हो जाएगा वो देखिए, एक जो संपूर्णानंद हैं, संपूर्णानंद ने चिद विलास रचना लिखी है। रामविलास शर्मा की जो रचना है वो है ये वाली, आचार्य महावीर द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये रामविलास शर्मा ने लिखा है। और जो नामवर सिंह है उन्होंने लिखा है दूसरी परंपरा की खोज। रामधारी सिंह दिनकर का है संस्कृति के 4 अध्याय। तो अब यहाँ पर देखें, संपूर्णानंद का चौथा यानी कि ए का चौथा यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब दूसरा देखते हैं कि बी का है तीसरा, तो बी में तीसरा यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये सही है, ये सही है, 2 जगह मिल रहा है। और सी का पहला, तो सी का पहला ये भी मिल रहा है, और डी का दूसरा ये मिल गया, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कि नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो नई कविता के प्रतिमान जो लेखक थे वे थे लक्ष्मीकांत वर्मा। और अब इस सेशन का अंतिम प्रश्न, तो इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है? कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है? तो इसमें जो चिंतामणि पुस्तक है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। भ्रमर गीत आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी।